आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है लाल पान की बेगम, जो फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है। यदि हम कहानी अच्छे से समझ लेते हैं तो कहानी से संबंधित किसी भी तरह के कोई भी वाक्य आते हैं या पात्र पूछे जाते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी कुछ भी मुद्दा पूछा जाता है, तो यदि हमें कहानी समझ में आई तो हम उसका आंसर सटीक दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाल पान की बेगम कहानी। लाल पान की बेगम आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो साहित्य की एक बेहद प्रसिद्ध जीवंत और सतरंगी कहानी मानी जाती है। ये कहानी ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो एक साधारण परिवार की छोटी सी इच्छा बैलगाड़ी से मेला देखने जाना के इर्द गिर्द घूमती है। रेणु जी ने इस कहानी में ग्रामीण संस्कृति, पति पत्नी के मीठे खट्टे मीठे रिश्ते और गांव के आपसी भाईचारे का बेहद सटीक चित्रण किया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लाल पान की बेगम कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है। आंचलिक क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश पर आधारित है, इसलिए इसे आंचलिक और ग्रामीण परिवेश की कहानी कहा जाएगा। और इस कहानी में बताया कि जो एक लाल पान की बेगम, यहाँ पे जो एक स्त्री है लाल साड़ी पहनी है, तो उसे लाल पान की बेगम कहा गया है, जो कि थोड़ी सी स्वभाव से थोड़ी कड़क है, तेज है, मुंहफट है। और उसे उसकी एक इच्छा रहती है कि वो गांव में मेला जहाँ लगता है वहाँ पर वो गांव में अपने पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर मेला देखने जाए। तो क्या होता है कि जो उसके पति हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति रहता है, पर उसके पास बैलगाड़ी जमा नहीं हो पाती है, मिल नहीं पाती है। तो क्या करता है, वो बैलगाड़ी का अरेंज करने सुबह से जाता है, पर वो हो ही नहीं पाता है। और इसकी बहुत इच्छा रहती है कि वो मेला देखने जाए, पर क्या होता है, गाड़ी का अरेंजमेंट नहीं होता। और ये गांव भर में सब जगह बता देती है कि नहीं, मुझे तो मेला देखने जाना है, मुझे तो मेला देखने जाना है। यानी बहुत ही उत्सुकता रहती है। घर में वो पकवान वगैरह भी बना के रखती है कि हमें मेला देखने जाएंगे तो हम ये खाएंगे वो खाएंगे। फिर जंगी की जो बहू है उसको भी बोलती है कि हम मेला देखने जाएंगे। वो जो काकी रहती है उसको भी जाके बताती है कि हम मेला देखने जाएंगे, मेला देखने जाएंगे। सुबह से रट लगाई रहती है कि मेला देखने जाएंगे, और उसके लिए वो तैयारी भी करती है, सज संवर के बैठती भी है, और उसके अलावा पकवान भी बना लेती है। गांव वालों में सब जगह ढिंढोरा पीट लेती है कि हम क्या करेंगे, हम मेला देखने जाएंगे, मेला देखने जाएंगे। पर गाड़ी का अरेंजमेंट हो नहीं पाता, और बाद में फिर जो उसके पति है ना, कैसे तैसे भी गाड़ी का अरेंजमेंट करते हैं। तो फिर वो बहुत खुश होती है, और साथ में जो ताना देने वाली रहती है ना, जंगी की पुतहो, और वो जो काकी रहती मखनी बुआ, उसको भी ले लेती है और अपने बच्चों को लेकर बड़े खुश होकर बड़े अच्छे से वो क्या करती है, मेला देखने जाती है। तो चलिए कहानी को अच्छे से जानने का प्रयत्न करते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया है। देखिए, इसकी जो प्रमुख पात्र है बिरजू की माँ। ठीक है, बिरजू की माँ यानी ये जो लाल कलर की जो साड़ी पहनी है वो बिरजू की माँ है। ठीक है, और ये बिरजू है उसके बाजू में, और ये बिरजू के पिता यानी कि बिरजू के पिता है, बिरजू की माँ है, और मखनी बुआ है, और जंगही की पुतोह है। ठीक है, तो देखिए बिरजू की माँ का थोड़ा स्वभाव बता देते हैं कि पूरी कहानी का जो केंद्रीय पात्र है बिरजू की माँ है। वो तेज तर्राक है, स्वाभिमानी है, और थोड़ी गुस्सेल मिजाज में दिखाया गया है बिरजू की माँ को, और गांव के लोग उसे लाल पान की बेगम कहते हैं। ठीक है, अब बिरजू के पिता जो है बेचारे सीधे साधे डरपोक है, दब्बू किस्म के इंसान हैं, और अपनी पत्नी की डांट फटकार खा के चुपचाप रहते हैं। ठीक है, अब बिरजू और चंपिया, जो बिरजू की माँ है, बिरजू की माँ के छोटे बेटे 2 बच्चे हैं। अब उसमें से मेला जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है वो। ठीक है, और मेला जाने पर वहाँ मिठाई व बायोस्कोप सिनेमा देखने के लिए बहुत ही वो उत्साहित है कि मेला में जाएंगे और वहाँ पे हम पिक्चर देखेंगे और मिठाइयाँ खाएंगे, झूला वगैरह झूलेंगे। तो बहुत ही एक्साइट है बिरजू और चंपिया। ठीक है, अब ये मखनी बुआ और जंगी की पुतहो जो है ना, ये दोनों आजू बाजू वाली पड़ोसन है। ठीक है, गाँव की अन्य महिलाएँ हैं जिनके साथ बिरजू की माँ का नोकझोंक होते रहती है, यानी झगड़ा वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो मेला जाने की तैयारी और बिरजू की माँ का गुस्सा। अब देखो कहानी की शुरुआत बलरामपुर के बीच
बलरामपुर के नाच यानी मेला जाने की तैयारी से होती है। बिरजू की माँ ने मेला जाने के लिए खास तैयारी की है। वह मीठे पुए बनाती है और सज धज कर तैयार बैठी रहती है। बिरजू के पिता ने वादा किया था कि वो जमींदार की बैलगाड़ी मांग कर लाएंगे, लेकिन रात ढलने लगती है और वो गाड़ी लेकर लौटते ही नहीं। इतनी देर होने पर क्या हो जाती है, उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और बहुत ही वो तमतना जाती है, बहुत ही गुस्से से फिर बच्चों को डांटती है और अपने पति पर भी मन ही मन बहुत कोसती है कि कैसा एक आदमी है कि हमारी इच्छा को पूरा ही नहीं कर सकता, हमको मेले में जाना है, मेला देखने जाना है और एक बैलगाड़ी का अरेंजमेंट नहीं कर सकता, अभी तक नहीं आया करके। तो वो क्या करती है, अपने पति को भी कोसती है और गुस्से के मारे अपने बच्चों को भी डांटती है। ठीक है, अभी देखो गाँव वाले के ताने और लाल पान की बेगम का खिताब कैसे उसे मिला। जब गांव के अन्य लोग बैलगाड़ी में बैठकर मेला के लिए रवाना होने लगे तो वे बिरजू की माँ पर तंज कसते हैं। जंगेही की पुतोह जो रहती है ना, बहू, ताना मारती है कि कुछ लोग कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को लाल पान की बेगम समझते हैं, लेकिन उसके पास मेले जाने के लिए तो खुद की गाड़ी भी नहीं है। ऐसे करके वो क्या करती है, जंगेही की जो पुतोह है यानी बहू है, वो क्या करती है, उसको ताना मारती है। ये ताना सीधे बिरजू की माँ के स्वाभिमान को चोट करती है और उसको बहुत दुख होता है कि लोग आजू बाजू वाले लोग हैं वो ताने मार रहे हैं। और ये क्या करती है, सुबह से सारे गाँव में बता देती है कि हम तो मेला देखने जाएंगे। बहुत ही एक्साइटेड रहती है और उसके कारण गांव भर में जाके बता देती है। फिर ये लोग को देखते हैं कि अभी तक तो ये लोग निकले ही नहीं, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, तो लोग उसको ताने भी कसते हैं। ठीक है, अब देखो फिर बाद में थोड़ी देर के बाद में जब उसको हताश और निराश हो जाती है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि अभी तक गाड़ी नहीं आई है, हम मेला कब जाएंगे। तभी क्या होता है कि जो बिरजू के पिता है वो बैलगाड़ी लाते हैं। ठीक है, अब काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार बिरजू के पिता अपनी खुद की बैलगाड़ी लेकर आते हैं और गाड़ी देखते ही घर का पूरा माहौल ही बदल जाता है। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और बिरजू की माँ का सारा गुस्सा पल भर में ही गायब हो जाता है और वो गर्व के साथ गाड़ी में बैठती है। अब खुद गाड़ी में बैठती है और साथ में नहीं क्या, वो जंगेही की पुतोह को भी ले लेती है और मखनी बुआ को भी ले लेती है। जो उसको ताना दे रहे हैं उनको भी बोलती चलो तुम भी हमारी गाड़ी में बैठो और चलो। यानी एक पल के लिए गुस्सा भी आया पर एक पल के लिए शांत भी हो जाती है। तो कहने का मतलब उसमें दया, ममता, करुणा भी है। दिखने में वो कठोर दिल की है और थोड़ा तेज़ तर्राक है, पर दिल की वो सीधी सादी भी है। जो उसका विरोध करते हैं, जो उसको ताना देते हैं, उसको भी वो बैठा के लेके जाती है। गाड़ी पर बैठने के बाद बिरजू की माँ का गुस्सा पूरी तरह शांत हो जाता है और उसका कोमल परोपकारी रूप सामने आता है। वो देखती है कि गांव की वृद्ध जो महिला है मखनी बुआ और ताना मारने वाली जंगी की पुतोह के पास भी मेले जाने के लिए कोई साधन नहीं है और वे उदास खड़े हैं। तो बिरजू की माँ पुराने सारे मनमुटाव को भूलकर उन दोनों को भी अपनी बैलगाड़ी में बिठा लेती है। रास्ते में वह जंगी की पुतोह को लोकगीत गाने के लिए कहती है और कहानी के अंत इसी सामूहिक खुशी और ग्रामीण भाईचारे के साथ होता है। यानी जब बैलगाड़ी का अरेंजमेंट हो जाता है तो बिरजू की माँ बहुत खुश हो जाती है और फिर वो मखनी बुआ और वो जो जंगी की पुतोहें रहती है ना, उसको वो बुलाती है और बढ़िया बैलगाड़ी में बड़े खुशी से, बड़े उत्साह से बैठ के जाते हैं और लोग गीत गाते हुए वो लोग मेले में जाते हैं। तो देखिए अब लाल पान की बेगम का शीर्षक क्यों दिया गया होगा, ठीक है ना, टाइटल क्यों दिया गया है। तो इस कहानी में देखो ताश के जो पत्ते का प्रतीक ताश के पत्तों में रहता है ना, लाल पान की बेगम, तो ताश के खेल में लाल पान की जो बेगम है सबसे सुंदर और रोबीला पत्ता माना जाता है ना। जो पत्ते खेलते हैं हम ताश के, उसमें जो लाल पान की बेगम है वो दिखने में भी सुंदर है और बहुत रोबीला यानी शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। अब देखो उससे चरित्र का प्रतीक कैसे बन जाता है। वो कहानी में बिरजू की माँ पूरे परिवार की धुरी है। वो भले ही स्वभाव से कड़क और मुंहफट है, लेकिन उसका दिल साफ और ममता से भरा हुआ है। जब वह सज धज कर बैलगाड़ी में बैठती है तो उसका वही रौब और गरिमा दिखाई देती है, जिसके कारण ये शीर्षक बिल्कुल सटीक बैठता है, लाल पान की बेगम। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।